हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे क्लास 12th में पी ब्लॉक। और उसका लास्ट वर्ग है अपने पास। वर्ग 18। इस वर्ग को अपने क्या बोलते हैं? इस वर्ग को बोला जाता है अपनी अक्रिय गैस। अक्रिय गैसें जितनी भी होती है वो सारी क्या आती है? वर्ग 18 में आती है। और क्या बोला जाता है? नोबल गैस। नोबल गैस। और क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो अपने पास है वर्ग 18 के तत्व, ठीक है, तो इनके बाह्यतम कोश में के बाह्यतम कोश में कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब इनका अष्टक पूर्ण होता है। पूर्ण होता है। क्लियर? इनका अष्टक क्या होता है अपने पास? पूर्ण होता है। अब बात करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस बोला जाता है। इसलिए इन्हें उत्कृष्ट या अक्रिय गैस बोला जाता है। गैस कहा जाता है। आसान है बच्चों? ठीक। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करते हैं। उत्कर्ष गैसों के जो क्वथनांक होते हैं, यानी थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये क्या होंगे? आसानी से उबल जाएंगे। तो अपने पास लिखते हैं इसका क्वेश्चन। उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक अत्यंत कम होते हैं। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। क्यों? इसलिए कम होते हैं कि इनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो होता है दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल। और जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो ये आसानी से बंद क्या होते हैं? टूट जाते हैं और ये उबल जाते हैं आसानी से। ठीक है, भाप अवस्था में आ जाते हैं। तो लिख देते हैं कि आंसर में उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो लिख देते हैं लैंग्वेज में, उत्कृष्ट गैसों के उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होने के कारण इनमें दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। और जिसके कारण इनके क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। जिसके कारण इनके क्वथनांक निम्न होते हैं। निम्न होते हैं। क्लियर? ये छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा इसका आंसर होता है, तो मैंने इसको यहां पर अंडरलाइन कर दिया। ये पॉइंट ही होता है इसमें मेन लिखने वाला, जो आपको क्या देता है? नंबर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और ज्यादा पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो टाइप से आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अक्रिय गैसों की
परमाणुवीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। हेलोजनों से अधिक होती है, क्यों? या क्वेश्चन किस हिसाब से आ जाता है? या क्वेश्चन आ जाता है अक्रिय गैस देते थे अपने पास कोई, जैसे मैंने कहा कि नियोन अक्रिय गैस है ना, कि परमाणु त्रिज्या ठीक है। फिर लेते हैं फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों होती है, क्यों? तो ये दो टाइप से अपने पास क्वेश्चन बन गया इस हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करके देखें अपने, ठीक है। अब देखो ये अपने पास आंसर, आपको पता है कि जो अक्रिय गैस होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं उनमें दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण, जिसके कारण इसके दोनों परमाणु दूर दूर होते हैं, ठीक है। और इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, वो क्या कहलाता है अपने पास? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है, आर वी, वान डेर वाल त्रिज्या। और ये त्रिज्या किसकी है? अक्रिय गैसों की। और अक्रिय गैसों में अपने एग्जाम्पल ले लिया, कौन सा एग्जाम्पल ले लिया? ये अपने पास है ये आर वी यानी वान डेर वाल त्रिज्या, ये अपने कहते हैं आर एन ई, नियोन की त्रिज्या है, ठीक है, नियोन की त्रिज्या है। जबकि जो हेलोजनों में जो बंध पाया जाता है वो कौन सा होता है? सहज संयोजक बंध होता है। कौन सा? सहज संयोजक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्लियर? तो ये अपने पास हेलोजन परमाणु और सहज संयोजक बंध बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। इन दोनों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा अपने पास? आर सी। आर सी का मतलब होता है कोवलेंट यानी सहज संयोजक त्रिज्या। और ये किसके अंदर है? फ्लोरीन। अब बताओ कौन सी त्रिज्या ज्यादा है? तो आप सीधी सी बात कहोगे सर कि आर वी ज्यादा होती है आर सी से। ये अपने कह दें नियोन की त्रिज्या ज्यादा होगी किससे? फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि नियोन में, अक्रिय गैसों में जो बंध पाया जाता है वो कौन सा बंध होता है? वो बंध होता है अपने पास वान डेर वाल आकर्षण बल होता है, ठीक है, जिसके कारण इनकी त्रिज्या क्या होती है? ज्यादा। जबकि इनमें कौन सा बंध होता है? सहज संयोजक बंध होता है। और सहज संयोजक बंध होने के कारण इनकी त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? तो इसमें लिखते हैं हेलोजनों में सहज संयोजक त्रिज्या को परमाणु त्रिज्या के रूप में मापा जाता है। रूप में मापा जाता है। जबकि अक्रिय गैसों में वान डेर वाल त्रिज्या को परमाणु त्रिज्या के रूप में मापा जाता है। रूप में मापा जाता है, मापा जाता है। क्लियर? और वान डेर वाल त्रिज्या का मान
हमेशा सहज संयोजक त्रिज्या से बड़ा होता है। त्रिज्या से बड़ा होता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और काफी बार आ चुका है। अब ये दे दिया मैंने, अब इसकी जगह आपको दे दे तत्व दे दे तो अपने पास सहज संयोजक यौगिक की जगह अपने क्या लिख देंगे, फ्लोरीन लिख देंगे। क्लियर? ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैसों में क्या होता है अपने पास, जो अक्रिय गैसें होती है जो क्या बनाती है, यौगिक नहीं बनाती, और बनाती है तो सिर्फ कौन सा बनाता है, जिनोन बनाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि अक्रिय गैसों में जिनोन यौगिक बनाता है, क्यों? और वो यौगिक बनाता तो किसके साथ बनाता है, ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ ही बनाता है। ऐसा क्या कारण है, दूसरे तत्व नहीं बनाता? तो लिख देते हैं क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। जिनोन केवल ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ ही यौगिक बनाता है, क्यों? है क्यों? तो आंसर देखें। वर्ग में जैसे अपने ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु आकार बढ़ेगा, ये ऊपर वाला अपने पास कौन सा है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, और नीचे की तरफ जाएंगे तो अपने पास आकार और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आकार में वृद्धि होती जाएगी, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, जीनोन आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा, जेनॉन। तो जिनोन का आकार क्या होता है, अपने आवर्त के तत्वों की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन काफी बाहर की तरफ स्थित होता है। क्लियर बच्चों? तो अपने कह सकते हैं, देखो अपने क्या कह सकते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन ये था कि जिनोन केवल ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ ही यौगिक बनाता है, क्यों? तो जैसे अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर? और इनके भारतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इसमें इलेक्ट्रॉन काफी दूर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, संभव हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालना तो असंभव होता है क्योंकि अष्टक क्या है, पूर्ण है, परंतु आकार बड़ा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है। परंतु ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, परंतु अपने को ऐसे तत्व चाहिए जो जिनकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा हो और आसानी से क्या कर दें, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दे। और ऐसे तत्व अपने पास कौन से हैं, सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं कि वर्ग 18 के सभी तत्व, वर्ग 18 के सभी तत्वों का अष्टक पूर्ण है। क्या है, अष्टक पूर्ण है। क्लियर? तो इससे के कारण क्या होते हैं, ये स्थायी होते हैं, इसलिए ये तत्व स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्लियर? ठीक है। जिनोन का आकार बड़ा होने के कारण, आकार
बड़ा होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना संभव जा पाता है, संभव हो पाता है। समझिए बात। तो ये तो पहली पॉइंट होगी भाई। जिनॉन क्यों बनाता है? जिनॉन का आकार बड़ा है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना संभव हो पाता है। क्लियर? इसलिए क्या होते हैं? जिनॉन के यौगिक ही कहलाते हैं। इसलिए जिनॉन के यौगिक ही ज्ञात हैं, यौगिक ही ज्ञात हैं। अब नेक्स्ट इसमें लिखें आगे, फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता उच्च होने के कारण ये जिनॉन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं। ठीक है? ज्यादा विद्युत ऋणता हुई तभी तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे स्थायी विन्यास में से। इस कारण जिनॉन के यौगिक केवल ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ ही ज्ञात हैं, ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ ही ज्ञात हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से ये अपने पास क्लियर हो जाता है। क्लियर? अब छोटी छोटी बातें हैं जो इनके उपयोग हैं, फिर अपने संकरण करेंगे और फिर इसकी समीकरण करके इसको खत्म करेंगे। नोट डाल लेंगे, ठीक है? नोट इसलिए डालते हैं कि छोटे छोटे उपयोग आ जाते हैं। जैसे हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, एन और नियोन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऐसे। ठीक है? तो मैं लिख देता हूं हीलियम क्या होती है? हवा से भी हल्की होती है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? गुब्बारों में। किया जाता है। ठीक है? MRI में किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन होती है। ठीक है? और किस में किया जाता है हीलियम का उपयोग? NMR में। NMR होता है एक टाइप की मशीन होती है। ठीक है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है? जिसकी सहायता से कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात की जाती है। ठीक है? और NMR इसे हिंदी में लिख देते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, NMR में। ठीक है? नाभिकीय रिएक्टरों में रिएक्टर। ठीक है? ये नाभिकीय अभिक्रियाओं को कंट्रोल करने के काम में आता है। ठीक है? हीलियम, ये हीलियम का उपयोग है, इसे आसानी से अपने याद रख सकते हैं। क्लियर? और नियोन का उपयोग कहाँ करते हैं? नियोन क्या थोड़ा लाइट ज़्यादा मारता है। ठीक है? चमकीले रंग की होती है, तो नियोन का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत विसर्जन लैंप में। नियोन विद्युत विसर्जन लैंप में किया जाता है। ठीक है?
आसान आसान से उपयोग है और आसान आसान तरीके से अपने से याद किए कर सकते हैं। क्लियर। और नियोन के बाद में अपने पास आ गया आर्गन। ठीक है, ऑर्गन। ऑर्गन का उपयोग कहाँ करते हैं? बल्बों में करते हैं, स्ट्रीट बल्बों में। ठीक है, और कहाँ करते हैं? आर्क वेल्डिंग। आर्क का मतलब होता है चिंगारी या चमक, वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, ये कुछ उपयोग थे इनके। और एक दो उपयोग आते हैं, वो होता है हीलियम का ही उपयोग होता है वो अपने पास, और वो अपने पास सॉल्यूशन चैप्टर में भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आया हुआ है उसका। क्वेश्चन ये है कि हीलियम का उपयोग क्या करते हैं, यहां पर नोट डाल देता हूं एक और। ठीक है, हीलियम का उपयोग गोताखोर करते हैं। गोताखोर होते हैं डाइवर, गोताखोर। ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन में हीलियम को मिक्स कर लेते हैं और डाइव लगाने जब नीचे जाते हैं। ठीक है, हीलियम का उपयोग इसलिए करते हैं कि ये ब्लड में लगभग अविल्य होती है, जिससे कि और हानिकारक गैसें कम घुलती है फिर नीचे जाने पर। आपको पता है दाब लगने पर गैसों की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, हीलियम का उपयोग गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर तनुकारी के रूप में करते हैं, डाइल्यूटिंग एजेंट। ठीक है, के रूप में करते हैं, क्योंकि यह रुधिर में लगभग अविल्य होती है, आसान। ठीक है, ये होगी बात। काफी क्वेश्चन आता है इसमें से, ये अपने हेनरी के लॉ में आता है। ठीक है, अब अपने पास बात आती है कि जिनोन के फ्लोराइडों का जल अपघटन होता है तो क्या बनता है? जल अपघटन मतलब जल की सहायता से जिनोन के फ्लोराइड तोड़ना। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं जिनोन के फ्लोराइडों का जल अपघटन। जिनोन के फ्लोराइडों जल अपघटन। ठीक है, जैसे अपने पास पहला है जिनोन हेक्साफ्लोराइड XeF6। जल अपघटन कराना है तो अपने को क्या चाहिए? H2O चाहिए। क्या चाहिए? H2O चाहिए। क्लियर, प्लस H2O। ये सबसे सिंपल जल अपघटन होता है। ठीक है, इसमें जिनोन को अपने ऐसे खोल लेते हैं। जिनोन 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन। क्लियर, और H2O ऐसे दिखा दिया। क्लियर, अब ये टूटेगा अपने पास। ठीक है, तो क्या बनेगा? इसमें से H2O का जल अपघटन होगा। ठीक है, H2O क्या बना? H+ और OH-। क्लियर, H2O में अपने पास कितने हैं? हाइड्रोजन 2, तो ये इसके साथ निकल गए। क्या बना? ये सेम ही है। ठीक है, Xe, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, OF4 प्लस 2HF, सेम ऊपरी विक्रिया, XeOF4 प्लस 2HF। इसे बोलते हैं जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। क्या बोला जाता है? जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है
जिनोन का ही अपघटन होता है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है अपने पास, वो होता है, एक तो होता है सिंपल अपघटन, ठीक है, एक आंशिक अपघटन होता है, एक पूर्ण जल अपघटन होता है, ठीक है। तीन टाइप के अपने पास होते हैं। आंशिक मतलब आधे अधूरे टूटे। दूसरा जल अपघटन है XeF6, ये अपने पास जिनोन क्या है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड और 2H2O, पहले एक लिया था अब दो ले लिए। दो के साथ फ्लोरीन कितने जुड़ रहे थे, दो। चार के साथ कितने जुड़ेंगे, चार जुड़ेंगे, तो देख लो Xe, ठीक है। ऑक्सीजन अपने पास O2F2 प्लस 4HF, जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, क्लियर। अब ये काफी आता है, इससे बोलते हैं पूर्ण जल अपघटन, ठीक है। ये दूसरा था, ये तीसरा था, पूर्ण जल अपघटन, ठीक है। XeF6 प्लस कितने H2O लेंगे अपने पास, दो थे, अब लेंगे 3H2O, ठीक है। तो ये बन गया XeO3 प्लस 6HF। इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है ये अपने पास, ठीक है। आसान से अपने ये बना सकते हैं, क्लियर। अब कुछ छोटी छोटी बातें आ जाती है, जैसे क्लोरीन की औषधियाँ कौन सी होती है, क्लोरोक्विन, क्लोरोफेनिकोल, ऐसी छोटी छोटी औषधियाँ होती है, ठीक है। मस्टर्ड गैस का सूत्र क्या होता है, क्लोरोपिक्रीन, ठीक है, क्या है, अश्रु गैस है, ऐसी छोटे छोटे आ जाती हैं। अब करते हैं संकरण और संरचनाएं। दो ही पॉइंट रहेंगे, चैप्टर की मेन अपने को कवर कर लिया है, अब सिर्फ दो पॉइंट रहते हैं। वो है अपने पास, पहला अपने पास संकरण व संरचनाएं, संकरण एवं संरचनाएं, और उसके बाद में आएगी, ठीक है, उसके बाद में जो आती है वो है अपने पास क्या है बच्चों, वो आती केमिकल रिएक्शन। इसके जस्ट बाद में अपने क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, और वही केमिकल रिएक्शन करेंगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो कोई भी अपने पास करते हैं ना, कोई भी संकरण करेंगे उसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है। उस रूल को मैं साथ के साथ समझाता जाऊंगा। कुछ नियम है संकरण निकालने के, नियम क्या होता है, ठीक है। पहला नियम क्या है, पहले नियम अपने को लिखना है, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। यहां पर मैं एग्जाम्पल साथ के साथ लिखता जाऊंगा। NH3 है मान लो, NH3 दे दे आपको, PH3 दे दिए, ठीक है, से दोनों का सेम होता है। हाँ, तो NH3 में संकरण किसका निकलेगा, एक का निकलेगा, N का निकलेगा या P का निकलेगा, तो सब लिख देते हैं। सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। नाइट्रोजन छांटा, ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p3। बार वाला लिखते हैं, बार वाले को या क्या लिख सकते हैं, NS2 NP3, जो अपने चैप्टर में आगे पढ़ लिया था, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। N का मतलब होता है कि कक्षाएं N वी कक्षा में, N 2 3 जो भी है अपने पास, ठीक है, वो हो जाती है। अब देखो, अब उसके बाद में दूसरा नियम आता है। दूसरे नियम में क्या करते हैं अपने पास, दूसरे नियम में क्या करते हैं कि जितने अपने पास इलेक्ट्रॉन है बार वाले, उस हिसाब से अपने क्या करते हैं, कक्षक व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो दूसरे में लिखते हैं, दूसरे में लिखते हैं कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार कक्षक व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, कर दिए। तो नाइट्रोजन ये कौन सी निम्नतम अवस्था में, निम्नतम अवस्था में,
ठीक है। तो अब देखो एक NS2 NS लिखेंगे सीधा और NP कितने NS में कितने 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 NP में कितने 1 2 3। ये बात आ गई। ठीक है। अब अपने पास कितने बंध बन रहे हैं 3 बंध बन रहे हैं। तो जितने अपने पास बंध बनेंगे उतने अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक छांट लेते हैं। ठीक है चुन लेते हैं। तो तीसरा नियम हो गया जितने बंध बनाने हैं बंध बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक चुनते हैं। क्लियर। अब 3 बंध बनाने हैं तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक चुनते हैं। तो अपने पास तो है ही, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, तीसरा हाइड्रोजन ये यहां जोड़ दिया। ठीक है। तो ये अपने पास बन गया NH3। तो संकरण क्या 1s और 3p। तो संकरण आ गया अपने पास sp3 संकरण। मान लो अगर आपके पास ना हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाके अगले कक्षक में चला जाता है। क्लियर। तो इसमें अगला नियम लिख दें, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक ना हो तो तत्व को उत्तेजित अवस्था में लाते हैं, उत्तेजित अवस्था में ले आए। ठीक है। अब उसके बाद 5वां पॉइंट ये है कि पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते, नहीं लेते। ठीक है। और छठा पॉइंट अपने को यह याद रखना है कि ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। क्लियर। अब अपने NH3 की संरचना लिख देते हैं। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये पड़ा देखो, और एक अपने पास 3 अपने पास हाइड्रोजन। ये इसकी संरचना है पिरामिडीय संरचना, ठीक है। ये हो गया NH3 की संरचना। अगर PF3 पूछे तो यहां P लगा देना है। क्लियर। अब नेक्स्ट अपने पास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, वो है PCl5। ठीक है। PCl5 करेंगे उससे पहले कुछ अपने पास संकरण पर लेते हैं जो भी अपने पास आने वाले हैं। sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। ठीक है। ये अपने पास संकरण मेन करेंगे। क्लियर। इसमें आकृति कौन कौन सी आएगी देखो, sp3 में क्या कौन सी आकृति आती है, चतुष्फलकीय ऐसे आकृति आती है। ठीक है। ये अपने पास जैसे कार्बन है, ये H H H एक इधर, ये चतुष्फलकीय आकृति है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। sp3d ये होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, पिरामिडीय। क्लियर। त्रिकोण ऐसे बनाना अपने को, ऐसे। ठीक है। PCl5 में होती है जैसे Cl Cl Cl, एक इधर
एक इधर, PCl5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, इसमें कौन सी होती है? वर्गाकार द्विपिरामिडीय, वर्गाकार द्विपिरामिडीय, या क्या होती है? अष्टफलकीय, फलकीय। क्लियर? अष्टफलकीय मतलब ये अपने पास है वर्गाकार, ठीक है, और ये अपने पास इससे बना हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो ये है वर्गाकार द्विपिरामिडीय। क्लियर? क्या है? वर्गाकार द्विपिरामिडीय। अब एक तो वर्ग बन गया, एक पिरामिड ऊपर से कोने मिलाएंगे तो पिरामिड, एक नीचे से पिरामिड बनेगा। ठीक है, अष्टफलक इसलिए बोलते हैं कि यहां से बॉन्ड बन रहा है, एक फलक यहां पर, एक फलक नीचे की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर, चार फलक पीछे की तरफ बनेंगे। क्लियर? अब तीसरा है अपने पास, वो है अपने पास sp3d3 संकरण। इसमें होता है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। यानी यहां पंचकोण बनाओ, ठीक है, ए और एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, ये पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी। क्लियर? ये सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं बात। अब बात करते हैं PCl5, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये अपने पास नेक्स्ट संकरण कर रहे हैं PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो आपको रूल बताया था मैंने, पहले रूल के अकॉर्डिंग चलना है। रूल में फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15। ठीक है, तो फास्फोरस लिखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा NH2Np3, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप का सेम। ठीक है, तो फास्फोरस की निम्नतम अवस्था, ठीक है, निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अवस्था, तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, Np में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Nd में Nd खाली होता है इसका। क्लियर? अब मेरे पास कितने बंध बनाने हैं? क्लोरीन को 5, मेरे पास है कितने अयगमित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक? 3 ही है। क्लियर? तो मैं इस फास्फोरस को उत्तेजित अवस्था में लाऊंगा, उत्तेजित अवस्था में लाने पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा यहां, तो मैं लिख दिया फास्फोरस उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था। क्लियर? ठीक, अब देखो, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया उधर की तरफ, ठीक है, इधर चला गया, तो NS Np 1 2 3 Np 1 2 3 Nd, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब बताओ, अपने पास 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो अपने उतने 5 जोड़ देंगे, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, टोटल जोड़ लेते हैं। टोटल जोड़ा तो अपने पास कितने आ गए? 5 आ गए, तो एक sp3d संकरण, sp3d संकरण आ गया। क्लियर? आसान है, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में तब लाना है जब अपने को जरूरत हो, ठीक है। अगर जरूरत नहीं है, पहले से पढ़ें, तो उत्तेजित अवस्था में लाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब संरचना बना लेते हैं। फास्फोरस, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और ये अपने पास त्रिकोण बन गया, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के बंध होते हैं, ठीक है। PCl5 में 2 प्रकार के बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं ये वाले निरक्षीय बंध,
निरक्षीय बंध, ठीक है। और दो बंध होते हैं वो होते हैं अक्षीय बंध। कौन से होते हैं? अक्षीय बंध। ये क्वेश्चन काफी बार आता है। दो बंध होते हैं अक्षीय बंध। क्लियर। अब बताओ किस बंध की लंबाई ज्यादा होती है? ठीक है, तो देख लो, मैं लिख देता हूं। PCl5 में दो प्रकार के बंध होते हैं। फर्स्ट है पहले 3 निरक्षीय बंध और 2 अक्षीय बंध। क्लियर। तो मैं यहां लिख देता हूं कि PCl5 में निरक्षीय बंधों की बंध लंबाइयां कम होती है तथा अक्षीय बंधों की बंध लंबाइयां अधिक होती है। यानी जो ऊपर वाले बंध होते हैं, ये जो ऊपर वाले बंध होते हैं उनकी बंध लंबाइयां क्या होती है अपने पास? ज्यादा होती है। क्लियर। इसलिए क्या होते हैं कि जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो ये वाले बंध क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्लियर। इसलिए गर्म करने पर PCl5 का विभाजन PCl3 व Cl2 में हो जाता है। यानी PCl5 को जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? PCl3 प्लस Cl2 बन जाएगा। क्लियर है? क्या बन जाएगा? PCl5 गर्म करने पर किस में बदल जाएगा? PCl3 और Cl2 में। तो ये अपने पास आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। तो नेक्स्ट क्लास को वापस यहीं से रिज्यूम करेंगे ताकि बचे हुए संकरण और केमिकल रिएक्शन आसानी से कर ली जाए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैप्पी दीपावली।